सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के वॉक। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हमारा मेंडल का एक लॉ है। लॉ ऑफ, जैसे डब्ल्यू को थोड़ा क्लियर बनाते हैं, ठीक है, डोमिनेंस। ठीक, तो इसको आज हम पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इसका चीरहरण करने वाले हैं, अपने दिमाग में बैठाने वाले हैं। तो आंख नाक कान अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल कर बैठें, ताकि मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का आज तक अगर आप रटते आए हैं, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारे टीचर्स क्या करते हैं, चीज़ों को रटवाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बिना रटाए मैं चीज़ें समझाऊंगा, कंसेप्ट जो इसके हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेक्चर हमारा रहने वाला है दैट इज, कहूँ कि नीट एंड बोर्ड्स दोनों के लिए इनफ है, ठीक है। इससे आपके नीट्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड बोर्ड्स के भी सारे थ्योरेटिकल हो, चाहे हमारा सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो बन जाने वाला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मेंडल साहब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ के 7 साल लगाकर जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमको, किसको, इन जेनेटिक्स में, ठीक है। बेसिकली अगर मेंडल ना होते तो जेनेटिक्स आज इतनी आगे नहीं होती। कौन? मेंडल साहब। इनको साहब लिखो, ठीक। इन्होंने बेसिकली क्या करा, 1856 से लेकर 1863 तक अपनी लाइफ के 7 साल लगाकर पी प्लांट की खेती की, ठीक है, उसको भाई स्टडी किया बेसिकली। फिर 1865 में कहीं ना कहीं अपने वर्क को पब्लिश करा दिया। लेकिन हुआ क्या, हमारे जो मेंडल साहब थे, या फिर मेंडल जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज वेरी स्मार्ट। उन्होंने जिस चीज़ के बारे में बात की थी वो टाइम से कहीं ना कहीं आगे की थी। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके वो चीज़ पल्ले नहीं पड़ी, वो समझ नहीं पाए। बेसिकली हुआ क्या, पहली बार कोई ऐसा बंदा आया जिसने मैथ्स के साथ में, सॉरी, बायोलॉजी के साथ में मैथ्स लगाई प्लस स्टैटिकल एनालिसिस लगाया। सो हर तरीके से कहीं ना कहीं उस टाइम के जो हमारे साइंटिस्ट थे या फिर बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट कहूँ या फिर जेनेटिस्ट होंगे, जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी चीज़ें पल्ले नहीं पड़ी, समझ नहीं पाए बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बार क्योंकि ऐसा हो रहा है यार, नॉर्मली बायो के साथ में मैथ कौन लगाता है, स्टैटिक्स कौन लगाता है, ठीक है। लेकिन मेंडल का जो काम था टोटली यूनिक था, बिल्कुल नया था। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं उन साइंटिस्ट को इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया, और मेंडल को उनके बेसिकली क्या हुआ, पहचान नहीं मिल पाई काम को, ठीक है। लेकिन जिस काम में अगर दम हो तो बेसिकली जाहिर सी बात है वो एक ना एक दिन सबके तो सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। 1900 के टाइम पर बेसिकली 3 हमारे साइंटिस्ट, कॉल कॉरेंस, हैरिश, वॉन टेशरमार्क, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में, बोर्ड्स में कहीं भी यार इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे ह्यूगो डी विरीज, इनके अभी शॉर्ट में नाम लिख दिए क्योंकि बेसिकली हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने काम की रीडिस्कवरी की, तब हमको जाकर पता चला बेसिकली मेंडल ने जो अपना पूरा का पूरा काम किया या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, इसमें टोटल हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, सिलेक्शन पेरेंट्स, तो बेसिकली पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। दूसरा हमारा क्रॉस करवा दिया आपस में, ठीक। अब सी की बात करें तो जो रिजल्ट है उनको देखा भाई, ऐसे जो चीज़ दिखी। फिर कुछ कंक्लूजन दिए मेंडल ने, जो बाद में जाकर क्या हुआ, कहीं ना कहीं लॉ में कन्वर्ट हुए। मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ हमारा सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने नहीं दिया, लेकिन मेंडल ने अपने कंक्लूजन बता दिए थे। बाद में जब 1900 के टाइम पर इनकी रीडिस्कवरी हुई तो बेसिकली इन तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था इन कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट करने का। मेंडल ने तो एक स्मार्ट काम क्या किया, सबसे अच्छा, कि जो चीज़ देखी उसके बारे में सच बोल गए। अपने पास से कोई एनसीईआरटी कहती कि ऐसा वैसा उल जलूल डेटा नहीं इंक्लूड किया, जो चीज़ देखी सच बोल गए, ठीक है। फिर बाद में कहीं ना कहीं क्या होता है, मेंडल के काम की हमारे रीडिस्कवरी होती है, फिर उनके जो कंक्लूजन थे दैट वर कन्वर्टेड इनटू लॉज, ठीक है। उस लॉ को बेसिकली मेंडल के जो लॉ है, मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे 2 आते हैं, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, लॉ ऑफ बेसिकली डोमिनेंस आता है, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, फिर दूसरा हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। तो अब समझिए आप कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं।
तो मेंडल का जो लॉ है बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक पार्ट है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हम समझने वाले। कहीं ना कहीं मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया होगा पहले हम वो समझाऊंगा, उस बेसिस पर हमारा जो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझाऊंगा, आपस में चीज़ों को लिंक करते हुए समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि खाली 3 पॉइंट लिख दिए अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, नहीं यार, पीछे की चीज़ें तो समझो कि मेंडल साहब के दिमाग में चलता क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कहीं ना कहीं हुआ था। मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें उसका एक पार्ट मैंने उठा लिया आपके लिए, ठीक। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब बेसिकली जहां पर हम सिंगल कैरेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, दैट इज प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट, ठीक है। तो प्लांट हाइट में भी हमारे 2 ट्रेट लेते हैं, एक तो टॉल होता है, दूसरा डॉफ होता है, ठीक है। तो आप टॉल कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कंडीशन हमारी टॉल रहती हैं क्योंकि ये डॉफ होता है, ठीक है। दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, जबकि यहाँ पर हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हमारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो बेसिकली मेंडल ने जो अपना प्लांट लिया था, जो टॉल लिया वो प्योर था, प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी उठाया इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा हमारा जो डॉफ लिया दैट इज स्मॉल टी, दोनों के दोनों पेरेंट्स मेंडल ने उठाए दैट वर हमारे कहीं ना कहीं प्योर थे, इस तरीके से होमोजाइगस कंडीशन में थे, हेटेरो वाली कंडीशन नहीं उठाई। ये हमारे पेरेंट्स हैं, इसके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलने वाली है, F1 प्रोजनी मिलने वाली है। तो उसमें क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल आ गए, ऑल टॉल। कैसे आ गए यार भाई, यहाँ से कैपिटल टी आया होगा, यहाँ से स्मॉल टी आया होगा, देखो ना, इससे सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गैमेट आ सकता है, इन दोनों को कंबाइन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल आ गए। फिर हमने क्या करा, बेसिकली इसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब समझ रहे हो, ये जो ऑफस्प्रिंग आया हमारा बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में जब क्रॉस कराओगे दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। जैसा जेनोटाइप ये है वैसा ये है, आपस में जब क्रॉस कराओगे इसको हम क्या देते हैं, सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेसिकली अब हमको क्या मिलने वाला है, ये देखो, इसके बीच में अगर क्रॉस करा रहा हो तो यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी। इसके साथ इसे ले लो, इसके साथ इसे ले लो, देखो कैपिटल टी, फिर इसे लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे इसके साथ ले लो, इसे इसके साथ ले लो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो टोटल 4 वर्जन मिले हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी चीज़ स्किप ना हो, ठीक। जो क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, वीडियो देख लेना। एडवांस लेवल के भी अगर आपके मेंडेलियन क्रॉस है सारे के सारे बन जाएंगे। मेंडेलियन क्रॉस करके मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उसमें हाउ टू फाइंड फेनोटाइप, जेनोटाइप, फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो। अब सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पहले कुछ कंसेप्ट सिखाएं, फिर उसके बाद आप इजीली बना लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आप देखो बेसिकली हुआ क्या, सारे के सारे टॉल आए यहाँ पर, ठीक है। हमारा टॉल एंड डॉफ हमने क्या लिया, पैरेट लिए, उसमें F1 जो प्रोजनी थी, F1 जो जनरेशन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉल आए। यहाँ पर क्या हुआ, टॉल भी आए और डॉफ भी आए। टॉल की अगर हम बात करें, टॉल हमारे 3 थे 4 में से, जब ये एक था 4 में से। तो फेनोटाइपिक रेशियो बेसिकली हमारा क्या बना फेनोटाइपिक रेशियो, इसको इरेज करते हैं, थोड़ी सी जगह बना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो की बेसिकली बात करें तो फेनोटाइपिक रेशियो दैट इज 3:1, कहीं ना कहीं 3 टॉल है हमारे, एक डॉफ है। तो यहाँ तक बेसिकली आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गए, पूरा का पूरा क्या है। 2 हमने इस तरीके से प्योर पेरेंट लिए, टॉल एंड डॉफ, उनके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। हमने नहीं, मेंडल ने लिए थे, ठीक है। तो F1 में सारे के सारे टॉल आए, फिर सेल्फिंग कराई, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग। इसके बाद हमें 3 टॉल और एक डॉफ मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल करके मैं पूरा का पूरा आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाऊंगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो 3 बेसिकली स्टेटमेंट दे रखे हैं इन NCERT, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम ही क्यों दिया, और कुछ दे देते, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता होगा, हमको डोमिनेंस दिखता होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो डोमिनेंस दिखाती होगी। तो NCERT कहती बेसिकली कि हमारा जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जिनको हम आज जीन के नाम से जानते हैं, ये कैपिटल टी, इनको मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं हमारे आर डिस्क्रीट
यूनिट विच नेवर ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स, कहीं ना कहीं मिक्स नहीं करते। तो इसका पहले इस लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ। फैक्टर्स और डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट का मतलब होता है जो अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं खोता हो, कभी भी मिक्स नहीं होता हो। तो बेसिकली आपको पता है कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर आया, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर मिक्स हो जाते, ब्लेंड हो जाते इन F1 जनरेशन, तो क्या F2 में हमारी स्मॉल टी आ पाती, या फिर यहाँ पर स्मॉल टी दिख पाती, या फिर टॉल एंड डॉफ दिख पाता? नहीं दिख पाता यार। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक स्टेटमेंट में आपको लिखूंगा भी, ठीक है। और कभी भी मिक्स नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ से स्मॉल टी आई, देखो यहाँ से उठ के सीधे इधर आ गई, कैपिटल टी इधर से इधर आ गई, तो वो कभी मिक्स नहीं होते। डिस्क्रीट का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे जो फॉर्म है उसकी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। सो दिस इज कि हमारे फैक्टर डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोने वाला, ठीक। अब दूसरा अगर स्टेटमेंट की बात करें, कहते हैं फैक्टर्स अकर इन पेयर, पता है हमको भाई, फैक्टर अकर्स इन पेयर, ठीक। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है कह रहा है इन डिसिमिलर पेयर, इन डिसिमिलर पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हमारे पास कोई इस तरीके से डी सिमिलर पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज डी सिमिलर पेयर। तो इसमें जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, दूसरा बचा हुआ हमारा रिसेसिव। तो यहाँ पर हमारा डोमिनेटिंग क्या है बेसिकली, या फिर एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट हो गया, जबकि स्मॉल टी हमारा रिसेसिव हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब बेसिकली ये हुआ, क्या हुआ कि हम किसी ना किसी एक फैक्टर की डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉल दिख रहा है, डॉफ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कैपिटल टी हमारा डोमिनेटिंग है ओवर स्मॉल टी। यहाँ पर देखो 3 टॉल दिख रहा है, 1 डॉफ दिख रहा। तो टॉल हमेशा डोमिनेटिंग रहता है, फिर डोमिनेंस बनाकर रखता है। और डॉफ तभी तो नंबर ज्यादा है। देखो एक तो नंबर ज्यादा है यहाँ पर, दूसरी चीज यहाँ पर तो डॉफ दिखाई नहीं कैपिटल टी की वजह से। तो यही हमारा था पूरा का पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस। तो यहाँ तक बेसिकली आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ गए। पूरा का पूरा क्या है, दो हमने इस तरीके से प्योर पेरेंट लिए, टॉल एंड डॉफ, उनके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। हमने नहीं, मेंडल ने लिए थे, ठीक है। तो F1 में सारे के सारे टॉल आए, फिर सेल्फिंग कराई, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग। इसके बाद हमें 3 टॉल और 1 डॉफ मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल करके मैं पूरा का पूरा आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाऊंगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो 3 बेसिकली स्टेटमेंट दे रखे हैं इन NCERT, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम ही क्यों दिया, और कुछ दे देते? कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता होगा, हमको डोमिनेंस दिखता होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो डोमिनेंस दिखाती होगी। तो NCERT कहती बेसिकली कि हमारा जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जिनको हम आज जीन के नाम से जानते हैं, ये कैपिटल टी, इनको मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं हमारे आर डिस्क्रीट यूनिट विच नेवर ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स, कहीं ना कहीं मिक्स नहीं करते। तो इसका पहले इस लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ। फैक्टर्स और डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट का मतलब होता है जो अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं खोता हो, कभी भी मिक्स नहीं होता हो। तो बेसिकली आपको पता है कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर आया, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर मिक्स हो जाते, ब्लेंड हो जाते इन F1 जनरेशन, तो क्या F2 में हमारी स्मॉल टी आ पाती, या फिर यहाँ पर स्मॉल टी दिख पाती, या फिर टॉल एंड डॉफ दिख पाता? नहीं दिख पाता यार। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक स्टेटमेंट में आपको लिखूंगा भी, ठीक है। और कभी भी मिक्स नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ से स्मॉल टी आई, देखो यहाँ से उठ के सीधे इधर आ गई, कैपिटल टी इधर से इधर आ गई, तो वो कभी मिक्स नहीं होते। डिस्क्रीट का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे जो फॉर्म है उसकी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। सो दिस इज कि हमारे फैक्टर डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोने वाला, ठीक। अब दूसरा अगर स्टेटमेंट की बात करें, कहते हैं फैक्टर्स अकर इन पेयर, पता है हमको भाई, फैक्टर अकर्स इन पेयर, ठीक। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है कह रहा है इन डिसिमिलर पेयर, इन
डिसिमिलर पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हमारे पास कोई इस तरीके से डिसिमिलर पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज डिसिमिलर पेयर, तो इसमें जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, दूसरा बचा हुआ हमारा रिसेसिव। तो यहाँ पर हमारा डोमिनेटिंग क्या है बेसिकली, या फिर एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट हो गया, जबकि स्मॉल टी हमारा रिसेसिव हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब बेसिकली ये हुआ, क्या हुआ कि हम किसी ना किसी एक फैक्टर की डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉल दिख रहा है, डॉफ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कैपिटल टी हमारा डोमिनेटिंग है ओवर स्मॉल टी। यहाँ पर देखो 3 टॉल दिख रहा है, 1 डॉफ दिख रहा, तो टॉल हमेशा डोमिनेटिंग रहता है, फिर डोमिनेंस बनाकर रखता है ऑन डॉफ, तभी तो नंबर ज्यादा है। देखो एक तो नंबर ज्यादा है यहाँ पर, दूसरी चीज यहाँ पर तो डॉफ दिखाई नहीं कैपिटल टी की वजह से। तो यही हमारा था पूरा का पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।